हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं अशोक जी, जो DSSB के प्राइमरी टीचर का एग्जाम क्लियर करके आज की डेट में दिल्ली में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने यह मुकाम अपने लंबे संघर्ष और लगातार मेहनत के दम पर हासिल किया है। DSSB का जो एग्जाम है प्राइमरी टीचर का, वो अपने आप में काफी मुश्किल, प्रतियोगी और अनिश्चित सा परिणाम देने वाला एग्जाम है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो DSSB, जहां तक मैं जानता हूं कि DSSB अपना सिलेबस क्लियर सा नहीं करती, अनसर्टेन रहता है। दूसरा, DSSB एक जो दिल्ली में जो जितने भी जॉब हैं, खासकर टीचिंग की जॉब की बात करूं, यहाँ पर स्टेट का कोटा नहीं लगता। तो यहाँ पर राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, यहाँ तक कि झारखंड और बंगाल से भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी कैंडिडेट आकर के बराबरी से दिल्ली के निवासियों के साथ, यानी जो दिल्ली के प्रतियोगी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए और करते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे एग्जाम में इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, हालांकि मैं भी कर चुका हूं और आपको कैसे सफलता प्राप्त करनी है, इसके बारे में मैं तो आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहता हूं, आगे बताऊंगा भी, क्लासेस में बात करते रहते हैं। लेकिन आज हम अशोक जी से जानेंगे, क्योंकि ये उस सफर के राही हैं और उस सफर के राही से ही इनकी जुबानी हम सुनेंगे इनकी सफलता की कहानी। तो सबसे पहले अशोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और कैसा लग रहा है अब आपको एक विद्यार्थी जीवन से निकल करके, एक प्रतियोगी जीवन से निकल करके, जो एक सरकारी शिक्षक बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का और हमारे पुष्कर देव सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मैं इनके बारे में कहना जितना कहूँ उतना कम है। फिलहाल मैं अभी अब अपने सिलेबस के बारे में, DSSB बोर्ड के बारे में और एग्जाम के बारे में मेनली बात करना है। पर्सनल टॉक फिर बाद में करेंगे। पर्सनल टॉक हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, जो सभी कैंडिडेट्स के पक्ष में हो और उनको अपना एग्जाम क्लियर करने में कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा। DSSB का बारे में कहा जाता है कि ये काफी अनसर्टेन, जैसा कि आपने भी बताया और मैं भी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि DSSB में टीचिंग का एग्जाम मैंने कई बार क्रैक किया है। तो ऐसा क्या है DSSB के बारे में जो इसे अनसर्टेन बनाता है, असंभावित बनाता है, किसी को पता ही नहीं होता? अनसर्टेन बता रहे थे कि DSSB का जो एग्जाम है काफी अनसर्टेन रहता है, अनिश्चित सा रहता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कारण है इसके पीछे? देखो, DSSB का जो एग्जाम होता है टीचिंग का, हमारा DSSB का, उसमें 2 पार्ट्स में आता है एग्जाम। 100 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट B, A और B। पार्ट A तो फिक्स्ड होता है लगभग, बट पार्ट B जो है उसका कुछ नहीं भरोसा, कहाँ से कौन सा सिलेबस आता है, बहुत वाइड सा हो जाता है। तो DSSB बोर्ड है, पार्ट B के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उसका पार्ट ए में जो जनरल वाला पार्ट है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, पार्ट A के अंदर जो हमारे जनरल पार्ट होते हैं सब्जेक्ट्स, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GS, ये लगभग फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनमें से 20 मार्क्स के आते हैं और इनका ये जो सब्जेक्ट है, इनमें बच्चे अपना एग्जाम ठीक से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स में से जो अच्छा स्टूडेंट है वो 70 मार्क्स आराम से ले आता है, अगर अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है। स्कोरिंग मार्क्स है अपने जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। क्योंकि उसमें जो GS और इंग्लिश जो है लगभग सबका बराबर ही रहता है। अब बराबर का मतलब, मेरा मतलब कि सबका ही बेहतर रहता है उसमें। GS में आप जितना मर्जी पढ़ लो, वो इतना वाइड है कि आप 8-10 मार्क्स से मतलब ला सकते हो। और इंग्लिश में आप तैयारी करके गए इडियम फ्रेजेस की, और वहां पे पूछ लिया उन्होंने सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम में आपने पैरामाउंट से पढ़ के गए थे, प्लिंथ टू, कौन सा है वो, प्लिंथ टू पैरामाउंट, और वहां पे आ गया आपका राकेश यादव के इंग्लिश से, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए
आपका जो पार्ट ए है उसमें आपको जो मैन फोकस रखना है, जहां तक मैं समझता हूँ, हाँ, जो मैं अपने स्ट्रेटजी अपनाई थी मैं अपने टाइम पे, उसमें भी क्या था कि आपका हिंदी में 20 मार्क्स का है तो 20 में से आपके 19 आ जाने चाहिए, 19 से 19 अच्छा ला हाँ, सकते हो। बिल्कुल। मैथ में भी आपका 80-19 में स्कोर होना चाहिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। रीजनिंग में भी आपके 19 to 20, हाँ कोई बहुत बड़े पाप किए हो तो 19 आ सकते हैं, तो 20 होने चाहिए आपके। यदि आप 15-16 पे आ जाते हैं रीजनिंग में, मैथ में, इसका मतलब यह है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो पार्ट ए की कहानी ये रहती है। और पार्ट बी में जो सीडीपी है, सीडीपी 100 मार्क्स का है, उसका बताइए। वो जो टीचिंग एग्जाम जो है वो डिपेंड करता है पार्ट बी पे। हाँ। मुझे जितना मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, उस एग्जाम से टीचिंग के एग्जाम को जो अलग बनाता है वो क्या है? सीडीपी है, साइकोलॉजी। और वो इसमें जहां तक मैं जानता हूँ आपका जो राजस्थान है, यूपी टैट हो गया, आपका बिहार टैट हो गया, सी टैट हो गया, है ना, पंजाब टैट हो गया, एमपी टैट हो गया, महाराष्ट्र टैट हो गया, इन सब में सीडीपी की जो भूमिका रहती है 30-40 नंबर की रहती है। लेकिन DSSS एक अकेला ऐसा बोर्ड है जिसमें 100 मार्क्स का सीडीपी रहता है, 100 मार्क्स। साइकोलॉजी के 5 क्वेश्चन करने में यूं पसीना, जैसे अभी आ रहा है ना पसीने ऐसे पसीने आते हैं उसमें। और 100 क्वेश्चन करने में तो यह है कि आपको कौन सी गोली आती है, डिस्प्रिन की, सिरदर्द की दवाई, उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन सीडीपी के करने पड़ते हैं। खैर ये मजाक की बात है। तो आगे हम जानेंगे कि DSSS में सिलेक्ट होने के लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में एक एवरेज सा सेफ सा क्या स्कोर रहेगा? देखो पार्ट ए जो है उसमें आप अगर 70+ मार्क्स लेके आ जाओ, हाँ। तो वो सेफ आप स्कोर है, ठीक है। हाँ। और वो आ भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। हाँ, जिस बारे में हमने भी बात करी कि जो 3 सब्जेक्ट है उसमें आपको अपने नंबर नहीं जाने देने, हाँ। है ना, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में अपने नंबर नहीं जाने देना है आपको। और जो 2 बच जाता है आपके पास, जीएस और इंग्लिश, इसमें आपके 10-10 नंबर भी आते हैं, 8-8 नंबर भी आते हैं बीच में, तो बहुत अच्छा स्कोर किया आपने, डोंट वरी, है ना, आप 70 पहुंच सकते हैं। और सीडीपी सेकंड सब्जेक्ट, सीडीपी जो है वो बहुत अनिश्चित है। उसका सिलेबस मतलब ऐसा है कि आप एक बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो आपने अपने 2 साल के डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। आप किसी एक बुक को लेके आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक याद आ रहा है कि एक दौर था DSSS में जब कहा जाता था कि DSSS करना है, सेलेक्ट होना है, तो आपको अरुण सिंह पढ़ना पड़ेगा। अरुण सिंह नाम का एक राइटर का बुक आता है, सीडीपी का आता है, आता था और आता रहेगा, इस पे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि काफी चेंज हो गया माहौल। तो पीली कलर की बुक आती थी, इतनी मोटी सी, और 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे जो भी DSSS की तैयारी, मतलब फॉर्म भरता था, अप्लाई करता था एक हाथ से और दूसरे हाथ से अरुण सिंह की बुक खरीदता था। माहौल चेंज हो गया धीरे धीरे, DSSS ने अपना पैटर्न बदला, तरीका बदला। उसके बाद 18-19 का टाइम आया, 2018-19 में, तब एक नई पंछी उड़ के सामने आई जिसका नाम था NIOS। उस टाइम पे हवा बन गया कि मतलब भैया सेलेक्ट होना है तो आपको NIOS करना पड़ेगा। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ऐसा कुछ नहीं था। NIOS में से लिमिटेड 2-4-5 क्वेश्चन थे, जिसको देखकर यूट्यूबर्स जो भी थे उन्होंने इतना मतलब हवा उड़ा दिया उसका कि सारा एग्जाम ही NIOS में से आ रहा है। कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ 4-5 क्वेश्चन। NIOS क्या है बेसिकली, यदि हम बात करें NIOS है क्या, जिस तरीके से इन्होंने 2 साल का टीचर ट्रेनिंग किया है फेस टू फेस मोड से, या फेस टू फेस मोड से होता है, 2 साल वाला तो आप डायरेक्ट या ओपन से कर ही नहीं सकते, वो तो फेस टू फेस से होता है। तो उसमें आपने जो सीखा है, जो साइकोलॉजी की थ्योरी आपने पढ़ी है, वही रहता है आपका। वही थ्योरीज NIOS भी करवाता है, सिर्फ उसमें डायरेक्ट मोड या फेस टू फेस मोड से पढ़ाई ना हो करके क्या होता है, उसमें आपको ओपन के तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये साइकोलॉजी का सिलेबस तो वही रहेगा ना। जीन प्याजे अंकल जो है हमारे, प्याजे अंकल तो अभी प्याजे अंकल ही रहेंगे, वाइगोत्स्की चाचा ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं आना। उसमें सिर्फ ये हुआ था उस टाइम पे कि कुछ क्वेश्चंस उनकी बुक में से जो लाइंस थी, लाइंस में से सेम टू सेम उठा के डाल दी गई थी, क्योंकि लोग जो थे ना, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 2009 के बाद लगभग 9 या 10 साल
लोगों ने मार्केट में जितनी बुक्स थी सीडीपी की सारी छांट गए थे सिवाय एनआईओ के। इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, खेल गए, एनआईओ से चिपका दिया। लेकिन थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट सारे साइकोलॉजी और सीडीपी के ही थे, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। हाँ, इसके बाद यदि बात करें कि पार्ट बी में 70 मार्क्स कैसे लाया जाए, कौन कौन से सीडीपी में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए? तो पार्ट बी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र हो गया आपका, एजुकेशन, शिक्षा के बारे में जितनी भी चीजें हैं उसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। और जो प्लानिंग है, प्लानिंग होगी, एजुकेशन पॉलिसी जो होगी, जितनी शिक्षा नीति आई है जितनी भी है, अंग्रेजों के टाइम से लेकर के और आज के टाइम तक जो आपकी नई शिक्षा नीति मोदी साहब लेके आए हमारे, NCF, ये सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं, है ना। यानी सीडीपी में आपको सिंपल प्याजे बाइगोट्स की नहीं पढ़ना, आपको 3-4 तरीके से सीडीपी के सिलेबस को देखना पड़ेगा। एक तो आपकी साइकोलॉजी होगी, दूसरा आपका पेडागोजी हो गया, जिसमें जो साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी हमारा रेगुलर जो हमने फेस टू फेस मोड पे जो हमने कोचिंग ली थी, मतलब डिप्लोमा जो हमने किया था फेस टू फेस मोड पे, वो पेडागोजी में सारा कुछ उसी वही होता है। वो सो रिटर्न फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम फेस टू फेस अगर हम अच्छे से क्लासेस अटेंड करते हैं और डिप्लोमा जो हमने करा था वो सब वही चीजें होती है, वो रिटर्न फॉर्म में होती है। बट अगर आपने जो डिप्लोमा अच्छे से किया है, ठीक है, तो आपको बुक्स पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं उसकी अलग से, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो है साइकोलॉजी की, तो उसको आपको डीपली समझना बहुत जरूरी है। वो आप बुक के बिहाफ पे ही आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है एग्जाम की, साइकोलॉजी की, तभी आप उसको उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो एग्जाम जो है, पहले जो आता था फैक्चुअल एग्जाम आता था, उसमें मतलब जो क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट मतलब ऐसे फैक्चुअल पूछे थे कि प्याजे की कौन सी स्टेप है या प्याजे का क्या कौन सा स्टेज है। लेकिन अब जो आते क्वेश्चन वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वही कैंडिडेट अटेम्प्ट कर सकता है जिसने डीपली अच्छे से टॉपिक को समझा रखा है, थ्योरीज को पढ़ा है और उसे समझा है कि इस थ्योरी का क्लासरूम में यूज क्या है ना। पेडागोजी है भी क्या? पेडागोजी भी मेनली क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, यानी जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनका आप शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वही आपका शिक्षण शास्त्र है, वही आपका पेडागोजी है। इसी के बारे में वहां बात करते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपकी टाइम टू टाइम पॉलिसी आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि DSSB में अपनी सीट कंफर्म करने के लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको पार्ट बी ज्यादा जरूरी है पढ़ना। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे दोनों में? आपको एक आइडियल मार्क्स अगर मैं बताऊं, हाँ। तो पार्ट ए में आपको 70 लाना बहुत जरूरी है। ठीक है 70। और पार्ट बी में भी आप 70 ला। पार्ट बी में 70 थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो ज्यादा तो हो जाएगा, बट आ भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। मेरे आए और एग्जाम क्लियर भी तभी होगा क्योंकि आज दिल्ली में कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आप 50% लाके मार्क्स या 70-60% लाके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको 70+ मार्क्स लाना बहुत जरूरी हो गया है, तभी आप वैसे सही कह रहे हैं, एक शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सही कह रहे हैं। मेरा जो है पार्ट ए में 75, पार्ट बी में भी 75, दोनों में 75। तो नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि ये तो हवाई बातें हैं, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। लाइव एग्जाम्पल, मतलब लाइव का मतलब यहाँ पर लाइव प्रसारण से, लाइव मतलब जीता जाता उदाहरण, है ना, आपके सामने है। और देखिए भैया, यदि आप 70 नहीं लाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिठाई बांटने के लिए कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। और यदि आप 70 के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, पेपर दे के आइए और मिठाई बांट दिए घर में, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को क्या कीजिए? मिठाई बांट दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तय हो चुका है। क्योंकि DSSB PRT में आज तक का रिकॉर्ड है, लगभग कट ऑफ जाती है हर बार सिलेक्शन का 125 के आसपास जाती है। और यदि 70 ले आते हैं तो आपका 140 बन जाता है, जो कि सेफ स्कोर है। सेफ में जो आजकल एक नया इशू निकल के सामने आया है, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आ रही है। तो उस नॉर्मलाइजेशन का जो क्या बोलेंगे उसे,
जो हुआ है या फिर नॉर्मलाइजेशन का एक जो ट्रिक है उसमें बच्चों को क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए या क्या मतलब तरीका अपनाना चाहिए ताकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े? नॉर्मलाइजेशन के इम्पैक्ट तो है दो तरह से पड़ते हैं, नेगेटिव भी पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है। सही बात। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छे से रखी है अपने एग्जाम की तो आपको जो उसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी दिखेगा। हाँ, या तो आप नॉर्मल रहोगे या आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, एक्यूरेसी आपका स्कोर बढ़ सकता है, बढ़ेगा बढ़ेगा। एक्चुअली। और अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो घटेगा एग्जाम में जो मार्क्स हैं। तो आपको एग्जाम इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि एक्यूरेसी को ध्यान में रख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, नेगेटिव क्वेश्चंस ऐसा करने आपको। लेकिन ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी के चक्कर में कहीं अटेम्प्ट ही कम हो जाए। हाँ, तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है। आप एक काम कर सकते हैं, तो जैसा मैंने किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पार्ट बी तो जो है बिल्कुल एक्यूरेट किया था, क्योंकि वो जो उसके क्वेश्चन जो होते हैं, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, हिंदी हो गई, हमें पता होता है। पार्ट ए का हमें पता होता है। बट पार्ट बी ऐसे होता है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा चांस लेना पड़ता है, थोड़े बहुत तुक्के लेना पड़ेगा, बट चांस लेना पड़ेगा। पूरे तुक्के मत लगाओ, लेकिन आपको जहाँ पे डाउट है थोड़ा सा रुक कर सोचो और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें क्या है कि उसका क्योंकि आपको कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है। दोनों में आपको 40-40 नंबर लाने होते हैं, पार्ट ए में भी 40 नंबर और पार्ट बी में 40 नंबर। तो ऐसा ना हो कि भैया एक्यूरेसी के चक्कर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना। और जहां तक मेरा जो कैलकुलेशन रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि देखिए DSSC में जो माइनस मार्किंग है 0.25 की है। अब भैया मैंने तुक्के लगाए यार 4 क्वेश्चन, और ऐसा तो है नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर रखा है कि 4 तुक्के लगाए और चारों गलत निकलेंगे। ऐसा तो कोई पाप नहीं किया ना, आपने भी नहीं किया वो। तो 4 में से कोई एक क्वेश्चन भी मेरा सही हो जाता है, वो मुझे कितना नंबर देगा? 1 नंबर दे जाएगा। 3 गलत हुआ, कितना कटा? 0.75 कट गया। 0.25 का फायदा है। तो इस कैलकुलेशन पे काम करें। लेकिन मैं तो अपने टाइम पे बताऊं कि मैं ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छेड़ता था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि इसकी स्पेलिंग ए से शुरू होती है कि बी से शुरू होती है। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, साइकोलॉजी नहीं पता कि साइकोलॉजी पी से लिखा जाता है कि एस से लिखा जाता है, तो मैं इसके स्पेलिंग का क्वेश्चन नहीं छेड़ूंगा। लेकिन यदि मुझे पता है कि ये पी से शुरू होता है तो मैं इसमें हाथ लगा सकता हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे आपको डाउट है या थोड़ा बहुत मतलब आपको लग रहा है तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हो, और लेना भी पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है आपको मेरिट में आने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि जिसके यदि मान लीजिए मेरे ही है ना 75 आए, तो ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे 75 मैं कंफर्म श्योर था। नो, मैंने भी चांस लिए और लेना पड़ेगा, ये तरीका है। और बोर्ड भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। बोर्ड आपको बाद में ये नहीं कहेगा भैया तू तुक्के से सिलेक्ट हुआ, नहीं, बोर्ड भी आपसे चाहता है कि आपके अंदर इस तरह का डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप जब सिस्टम में आएंगे तो सिचुएशन ऐसी होगी जब सारी चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, अंधेरे में तीर मारना होगा आपको, और आपका तीर जो है सही इंसान पे बैठना चाहिए। और आज की डेट में बात करें कि जो लॉकडाउन है खास करके, है ना, उसमें या फिर पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ है कि CGL वगैरह में वैकेंसी कोर्ट केस के चक्कर में लटकने लगा है, और वो 2 साल 3 साल में जब वैकेंसी पूरी होती है तो काफी सारे लोग जो हैं SSC CGL की तैयारी करने वाले लोग धीरे धीरे टीचिंग में आने लगे हैं। बिल्कुल। इससे क्या हुआ है कि जो लोग टीचिंग की तैयारी करने वाले थे उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन टफ हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस केस को डील करने के लिए जो टीचिंग वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो CGL वाले कैंडिडेट भी, क्या तरीका अपनाना चाहिए? जो SSC वाले CGL वाले जो बच्चे हैं उनका आप मेनली देखोगे कि उनका पार्ट ए जो होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, ये बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। बट उनके पास पार्ट बी की इतनी नॉलेज नहीं होती कंपैरेटिवली जो हम टीचिंग, क्योंकि उनमें से मोस्टली लोगों ने जो टीचर ट्रेनिंग किया होता है वो ओपन से किया होता है, ओपन डिस्टेंस से किया होता है, तो उनके थ्योरी पर उतना कमांड नहीं होता उनका। तो अगर हमें उनसे ऊपर रहना है तो हमें पार्ट बी भी मजबूत करना होगा, पार्ट बी हमें उनके लेवल पे लाना होगा। बट उनसे आगे बढ़ने के लिए, वैकेंसी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी को अच्छे से, और उनसे उसमें हमारी नॉलेज अच्छी होती भी है, बट हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, भैया CGL वाले, SSC वाले ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आपको सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये इन्हीं की बात को मैं CGL वालों के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो आपका देखिए, आपका सेक्शन ए स्ट्रॉन्ग है, आपको काम करना पड़ेगा सेक्शन बी पे,
है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे मत रहिए, अपनी वीकनेस पे भी काम कीजिए। चलिए, बहुत बातें होगी, हमने लगभग लगभग सारी चीजें जान ली। अब हम आपसे थोड़ा सा पर्सनल के होने की तरफ जाएंगे। प्रोफेशनल बहुत हो गया, पर्सनल होंगे। आप तो पहले ये बताइए कि आपकी जो सफलता रही है, देखिए भैया, बेशक प्राइमरी टीचर कहने में है, लेकिन ये जॉब है 4200 पे ग्रेड की जॉब है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर का होता है, एसआई का होता है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये केजीएफ के रॉकी की तरह है, ठीक है। तो बताएं, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्योंकि सफलता कभी भी आसानी से नहीं आती, हर किसी का अपना एक हिस्ट्री होता है, कहानी होती है, अनुभव होता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एक तो सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करनी बातें हो गई हमारी। अब हम थोड़ा सा पर्सनल होंगे, है ना। अशोक जी, देखिए होता क्या है कि किसी को भी जो सफलता है ना, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है। बिल्कुल। हर किसी की सफलता के पीछे एक लंबी सी कहानी होती है। और ये तो DSSB का जो प्राइमरी का जॉब है, चाहे अदर भी स्टेट में है, लेकिन कुछ जगहों पे बंधुआ मजदूरी से भी कराई जाती है 10,000 12,000 में। लेकिन दिल्ली की खास करके बात करूं तो आपको 4200 पे ग्रेड की जॉब, जो कि एक सब इंस्पेक्टर एसआई का पे ग्रेड होता है ना। तो ये एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं की जा सकती, अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय एक तो सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको मतलब मेहनत आपको कंटिन्यूअसली करनी है, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और आपकी फैमिली जो आपको सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, उनकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली के बिना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और सही मार्गदर्शन आप एक अपने गार्जियन से भी ले सकते हो, अपने टीचर से ले सकते हो, और या आप अच्छी सी कोचिंग भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपकी बात करना चाहूंगा, हमारे पीडी सर जो है, ये टाइम्स कोचिंग सेंटर जो है इनका, यहाँ पे अपने साइकोलॉजी CDP जो है पढ़ाते हैं। मैंने भी खुद इनसे पढ़ी थी, और पहले मेरा पार्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट जब से हम सर की शरण में आए तो सर ने मतलब इतने डीपली और इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे हमारे, कि मतलब पार्ट बी में मेरी अच्छी पकड़ हो गई थी, और उसका मुझे फायदा हुआ एग्जाम में, जो उसी के आज मैं वजह से गवर्नमेंट बराबर मार्क बैठे हुए बराबर में तो हम कभी नहीं आ सकते, और चलिए हम गवर्नमेंट जॉब ले लिया हमने। अच्छा, इसमें एक चीज और बताएं आप कि जॉब लेने से पहले और बाद की लाइफ में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? ये जो सवाल है ना, हर किसी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले के मन में रहता है। लाइफ बिल्कुल बदल सी जाती है। होता ना, क्या कहते हैं, पल भर में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, रिजल्ट आते ही सिचुएशन बदल जाती है। तो क्या महसूस करते हैं? जो एग्जाम जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है हमें देखने का। बेटा क्या कर रहे हो? हाँ, बेटा क्या कर रहे हो, और पढ़ाई कब से कर रहे हो, कब तक करोगे, ये सारी बातें करते हैं सब पीछे। शादी ब्याह में कहीं फंक्शन वगैरह में जाने में भी थोड़ी सी हेजिटेशन सी होती है, बिल्कुल, क्योंकि सारे घेर लेते हैं, लग जाते हो लोगों से कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो। बट अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप दिल्ली में एक गवर्नमेंट टीचर लग गए, तो आपकी रेपुटेशन इतनी बढ़ जाएगी, जो मैंने खुद फील किया। मतलब जो लोग मतलब मेरे को ऐसे देखते थे कि भाई ये तो पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कितने टाइम हो गया इसको, पर जैसे माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, जब उनको पता चला, सोसाइटी वालों को, गली मोहल्ले में रिलेटिव्स को, तो उनका नजरिया इतना चेंज हो गया कि वो मतलब अपने बच्चों को डांटने लगे, उदाहरण देने लगे। हाँ, उदाहरण अगर बनना है तो इनके जैसा बनो, मस्ती भी करी, पढ़ाई भी करी, कि इन्होंने कितना नाम रोशन किया है, और यही सब चीजें हैं उनकी। मतलब आपकी रेपुटेशन इतनी बढ़ जाएगी, आप खुद फील करोगे। दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के सच्चाई क्या, मतलब क्या महसूस करते हैं? नहीं, वो रियलिटी भी है। जैसा मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, पहले और अब में बहुत डिफरेंस। मेरे ख्याल से आपका जो है लगभग 10 साल का अंतर आ चुका है। हाँ, है ना? दिल्ली के सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं और वहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जिस स्कूल से पढ़ के निकले वहीं
मैं थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ, तो मुझे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जिस स्कूल में बता दिया जाए छोड़ दिया जाए। तो आपकी चॉइस है। पंखे के हेलीकॉप्टर बनाए गए वहीं पर अब टीचिंग का काम कर रहे हैं। मैं एक बैक बेंचर था। हाँ। और मतलब टाइम ऐसे बदल गया कि मैं बैक बेंचर से आज सबसे आगे जो फ्रंट बेंचर है उससे भी आगे। हाँ। तो ये होता टीचर्स की है सीख। लगातार मेहनत, सही गाइडेंस का परिणाम होता है। सही गाइडेंस का बिल्कुल। क्योंकि यदि आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है तो फिर जो एक बढ़िया बच्चा रहता है ना वो भी भटक जाता है, और इसके उदाहरण मैंने बहुत देखे हुए हैं। अच्छा, जो हमारा जो टाइम्स टीम है इसमें जो एक संकल्प बैच लेकर आए हैं हम लोग, उसमें देखा होगा अपने टाइम टीम से, आप लंबे टाइम से जुड़े हुए टाइम से, तो संकल्प बैच के बारे में क्या लगता है आपको, क्या फीडबैक है आपका? तो संकल्प बैच के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे आपके सभी टीचर्स के जो भी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। और मतलब मैंने थोड़ा सा मतलब मैं पर्सनली जाना चाहूंगा, हम देखते पैसों की हम बात करते हैं, एकदम रीजनल प्राइस में आपको 22 बैचेस आपको मिलेंगे, और जिनकी वैलिडिटी 1.5 साल तक है। अब 1.5 साल तक अगर आपको बीच में कहीं जाना पड़ा या कुछ भी आपकी मतलब पर्सनल इशू आ गए तो भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 1.5 साल तक आप वैलिड है, और कभी भी आप 1900 मतलब 900 रुपए में, 1000 रुपए में 22 बैचेस, जिसमें आपके टीचिंग के तो लगभग जितने वैकेंसी आते हैं सारे हैं उसमें। टीचिंग में अपना सीटेट हो गया, DSSB हो गया, आपका यूपी टैट, रीट, आपका हरियाणा टैट हो गया, आपका KVS हो गया, नवोदय हो गया, ये सारे ये बैचेस आपको उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो रेलवे हो गया, आपका SSC हो गया, CHSL हो गया, मतलब जो एग्जाम आप सोच सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। चलिए, तो सबसे लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं DSSC में सेलेक्ट होने के लिए उनको सक्सेस मंत्रा क्या देंगे आप? सक्सेस मंत्रा, मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हार्ड वर्क। आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। एक सही मार्गदर्शन, गाइडेंस जो होती है, सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी गाइडेंस में पढ़ रहे हो। लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, इनमें से जो भी लोग DSSB में DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने अनुभव से जिस तरीके से आपने सफलता प्राप्त की, तो सक्सेस मंत्र क्या देंगे इनको? सक्सेस मंत्र अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं पर्सनली, तो आपको एक तो हार्ड वर्क बहुत करना जरूरी है। हार्ड वर्क आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको DSSB जो टीचिंग का अपना एग्जाम है, इसको क्लियर करने के लिए मुझे जो लगता है आज के टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको करना बहुत जरूरी है। आप एक किसी बुक को लेके आप बैठ नहीं सकते पूरे टाइम कि उस बुक को रट्टे लगाए जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसको आपसे अलग एक एक्सपीरियंस मिलेगा। उन क्वेश्चंस के आंसर मत रटिए, आंसर काम नहीं आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन क्या जानना चाहता है वो समझिए उसका, उस क्वेश्चन और आंसर पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका। चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत होगी हमारी, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका। हम सोचा आपके लिए बहुत एक छोटा सा लेके आएंगे, लेकिन इसलिए कोई बात नहीं। आपका जो टाइम है हमारे साथ और हमारा टाइम जो है आपके साथ अच्छा रहा, और अशोक जी को हम यहाँ से आगे के जीवन के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए, क्योंकि लाइफ का वो स्टेज आ चुका है जो, है ना, जो 4 आश्रम दिया गया हमारे जीवन में, पहला आश्रम पूरा हो चुका है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय है। तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे अगले जीवन के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, एप्लीकेशन भी मिलेगा, और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का वेबसाइट भी मिलेगा आपको। और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के अंदर ही एक छोटा सा दूसरा सेक्शन बनाया गया, फ्यूचर टाइम्स टीचिंग, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग का कंटेंट मिलेगा। तो उस चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हर वीकेंड पे, जैसे नेक्स्ट सैटरडे पे, हम आज तो DSSB बोर्ड के बारे में बात की हमने, नेक्स्ट टाइम पे हमारे एक साथी होंगे जो किसी दूसरे बोर्ड से, लाइक KVS, रीट, यूपी टैट, इनके साथ ही रहेंगे। हम उस टाइम पे हैं उस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो थैंक यू। और आपका भी कोरोना फिर से बढ़ने लगा है तो हम हैंडशेक नहीं करेंगे नमस्ते करेंगे, और आपसे भी नमस्ते।